मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में हम लोग बात करेंगे एक तो जो फॉरेन मिनिस्टर ने विज़िट किया है हिंदुस्तान का, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने, उस हवाले से भी बात करेंगे और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करेंगे कि पाकिस्तान वो ताल्लुकात नहीं बना सका जो हिंदुस्तान के बांग्लादेश, वैसे तो पूरी दुनिया से उनके बेहतर ताल्लुकात हैं, लेकिन वजूहात क्या हैं? एक ये, और इसके साथ-साथ रशियन ऑयल आजकल क्योंकि एक हॉट केक की तरह है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है और जिसकी वजह से मेन रीज़न जो है उसके पीछे यही नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं जिसमें तेल, गैस और इस तरह की चीज़ें, कोल, इसकी वजह से बाकी सारी इकोनॉमी दुनिया की जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है और पाकिस्तान की तो इस वक्त से ही वाट लगी हुई है, क्योंकि 215 पे डॉलर है, खाने-पीने की अशिया, इन्फ्लेशन 30% से ऊपर है। यकीनन जंग तो यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रही है, लेकिन चीखें हमारी पाकिस्तान में बैठ के निकल रही है और यकीनन दुनिया के दूसरे ममालिक में भी लोगों को परेशानी है। इसके पीछे कहानी क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया, सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित जी, एक तो डायरेक्ट थोड़ा-सा बात कर लेंगे, ये जो फॉरेन मिनिस्टर ने विज़िट किया है, एके अब्दुल मोमेन साहब ने, क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पहले नहीं थी? हालाँकि आप लोगों का तो जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, बहुत आना-जाना है, कारोबार है, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड हो रहा है और एक-दूसरे के लिए भी मेरे ख़्याल में काफ़ी नरम गोशा भी रखते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं एक-दूसरे के गलतियों को अगर कोई ऐसी ऊँच-नीच हो जाती है। लेकिन अभी इसमें क्या ख़ास बात हुई है? 3 रोज़ा दौरा था, बहुत बड़ा टाइम होता है 3 दिन के लिए आना। देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले ये जो दौरा है, ये एक जेसीसी होता है हर साल, ये 7वां जेसीसी था। जी, तो यूजुअली जो फॉरेन मिनिस्टर साहब थे केवल जेसीसी के लिए आते थे। अब की बार 3 दिन रुक के गए और आज मंडे को रात को वो निकल गए। तो जी, 3 दिन का दौरा, इसमें वो डॉक्टर जयशंकर से मिले, इसमें वो पीयूष गोयल जी से मिले, इसमें वो पुरी साहब से मिले। तो और इसमें जो चीजें कवर की गई, ऑयल एंड गैस, एलपीजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर जी, एनर्जी, पीयूष गोयल साहब से कॉमर्स, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, 2 इकोनॉमिक जोन्स आए हैं जी, बांग्लादेश में, एसईजेड आए बांग्लादेश में, इन्वेस्टमेंट की बात की। और डॉक्टर जयशंकर के साथ उनका जेसीसी तो हुआ ही। और मोमिन साहब ने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बोली, बोले अभी हमारे बंगाल जो है हमारा, हमारे साइड का जी, जी, बंगाल के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, पर हम चाहते हैं जहां हमारा बॉर्डर हो, जिस स्टेट के इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर, हमें उससे अब रिलेशन बेहतर करने हैं। उनसे ये पूछा गया इंडिया के साथ आपके रिलेशन बेहतर है चाइना के साथ? उन्होंने बोला देखो यार, इंडिया के साथ जो रिलेशन है रॉक सॉलिड है, हिस्टोरिकल है, चाइना के साथ बन रहे हैं। और यहाँ अब ओके। आपको एक चीज थोड़ा इकोनॉमिकल एंगल की तरफ ले जी, लूं। जी, अभी अगर हम बांग्लादेश की देखें, बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट रहा है, बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से घट रहा है। बांग्लादेश को बहुत जल्दी कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की जरूरत है। मतलब अभी रेड फ्लैग नहीं है, पर हम ये भी नहीं सकते कि एवरीथिंग इज ग्रीन। देयर इज अ, आई वुड से बांग्लादेश इज इन ऑरेंज जोन। देयर इज अ सीरियस कंसर्न ओके, ब्रिविंग। अब बांग्लादेश का आप ट्रेड देखे चाइना के साथ, दे आर लूजिंग 8 बिलियन डॉलर्स। 8 बिलियन डॉलर्स बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बिल्कुल। और अगर आप ट्रेड विद यूएस देखें तो उनका 8 से 9 बिलियन डॉलर का सरप्लस है। और फकर भाई, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो 9 बिलियन डॉलर का सरप्लस है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है गारमेंट इंडस्ट्री, ओके, जहां से वो करीब 20 1 बिलियन डॉलर कमाते भी, प्रॉफिट है उनका। जी, 32 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। और मजे की बात यह है फखर भाई, 98% जो मटेरियल है, कॉटन है, वो इंडिया से जाता है। ओके, अगर इंडिया कल को कॉटन ना दे, बांग्लादेश इकोनॉमी पे सीधा सीधा 10% का इम्पैक्ट आएगा जीडीपी पे। और जो फ्लैगशिप इंडस्ट्री है वो हिल जाती है। इंडिया चाहे तो खुद वो मशीनें वशीनें बना के कॉटन, मतलब अपैरल्स बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम बिल्कुल, कॉटन इंडस्ट्री में वो, पर हम करते नहीं है। हम ये कहते ठीक है, आपका ये फ्लैगशिप इंडस्ट्री, आप इसको करिए, हम आपको उसके लिए पूरा सपोर्ट करते हैं। और एक जो तीस्ता वाटर एग्रीमेंट है, उस पर काफी प्रोग्रेस हुई है, वाटर जी, शेयरिंग पे हुई है, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं बचा है। कुछ बॉर्डर तो हमारा पानी के ऊपर है, लेक्स के ऊपर है, उस पर कोई वो नहीं हो रही। अगर वहां कोई टेररिस्ट बैठा तो बांग्लादेश दे देती है। उनके यहाँ एक इकोनॉमिक अफेंडर बैठा है, यहाँ पर नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, बैंकर है उनका, वो इंडिया में है, तो इंडिया ने पूरी एश्योरिटी दी है उस बैंकर को, आपको हैंड ओवर करेंगे। वो इकोनॉमिक कुछ गपला करके वहां से भागा है। जी, तो ये जो मोमिन साहब का आपकी बार मैंने विजिट देखा, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी मोमिन साहब ने, कह रहा मेरे को बंगाल से नहीं, सबसे रिलेशन बनाना और इंडिया से बनाना। इंडिया से मेरा रॉक सॉलिड रिलेशन है, और जो चाइना है, रिलेशन इन बिल्डिंग। आज बांग्लादेश के लिए जरूरी है फकर भाई, वो चाइना से ट्रेड डेफिसिट घटाएं। उसके लिए ओके, उन्हें इंडिया चाहिए, और सबसे बड़ा मार्केट कौन है उनके अपैरल्स का? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी, तो इंडिया
इंडिया रॉ मटेरियल देता, बांग्लादेश प्रोसेस करता है, अमेरिका खरीदता है, ये ऐसे ट्रायंगल बनता है। जी। और चाइना में आप $8 बिलियन दे के मान रहे हो उनको, तो ये इकोनॉमी की परिस्थिति बनी है अभी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना। और पीछे हमने बात की थी चिटागोंग पोर्ट का, उन्होंने यस, हमें एक्सेस एग्ज़ैक्टली, दिया बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट का। तो अब ये बहुत रिलेशन बेहतर करने ओके, वाली बात है। और शेख हसीना जी को तो हम खैर क्या बोले, उनको तो हम दीदी बोलते हैं, हिंदी में तो बड़ी बहन बोलते हैं दीदी को, उनका सम्मान वैसा ही है। एग्ज़ैक्टली, हम तो एग्ज़ैक्टली, उन्हें राइट। कुछ, हम उन्हें प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर तो बाद में मानते, पहले तो बड़ी बहन मानते। ये यहाँ जनसाधारण का सम्मान है उनके लिए। एंड वो बड़ी इंडिया में हुई है, उन्होंने पढ़ाई यहाँ से की है, तो उन्हें कल्चर भी समझ आता है, सब कुछ समझ आता है। तो मैं ये ओके, मानूंगा एक 3 दिन का विजिट पूरा करके एक जो रिलेशन एक नई लेवल पे गया है, एक चाइना ओके, को बहुत क्लियर मैसेज गया है, यू आर ए ओके, रिलेशन इन बिल्डिंग। यहाँ एक रॉक सॉलिड हिस्टोरिकल रिलेशन है। इकोनॉमिकली यूएस और इंडिया के साथ रहना इज इन बेनिफिशियल फॉर बांग्लादेश बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड ओके, ऑरेंज जोन। मैं रेड राइट। फ्लैग नहीं अभी बताऊंगा, ऑरेंज जोन में है सर। ओके सर। अच्छा, एक दूसरी तरफ बिल्कुल आपने चीन का ज़िक्र किया कि उनके साथ जो उनका ट्रेड है वो डेफ़िसिट में चल रहा है, बांग्लादेश को उससे नुकसान हो रहा है। लेकिन इस वक़्त मतलब ये बात तो है, लेकिन दूसरी तरफ इस वक़्त रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से तेल की मार्केट आपको भी पता है, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जो कहे कि नहीं जी हम इसके बगैर जी लेंगे, कोई नहीं है। मेरे ख़्याल 199 या 200 कंट्रीज़ हैं, सब के सब की ये ज़रूरत है फ़िलहाल। लेकिन सर सबसे बड़ा परचेज़र है इस वक़्त रशियन ऑयल का, ग़ालिबन दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान है। क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिसकी वजह से जंग तो बल्कि यूक्रेन और रशिया की जंग में क्या कहूँ, अमेरिका और रशिया की जंग में फ़ायदा जो है वो चीन को हो रहा है। चीन बैठा हुआ है सुकून से और सस्ता तेल जो है वो खरीद रहा है और हिंदुस्तान को फ़ायदा हो रहा है। देखिए फखर भाई, ये आपने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा। और ये बहुत बड़ी इक्वेशन अब बन रही है दुनिया में। जी, जी। मैं कुछ फैक्ट्स दूंगा आपको जिससे आप थोड़ा जोड़ के एक बड़ा से एक पिक्चर में, मतलब ओके। बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटे से टाइम में एक बड़ी पिक्चर लेने जी, की जी, पूरी प्लीज़। कोशिश करूंगा मैं। देखिए सबसे पहली बात हमें समझनी पड़ेगी, इंडिया ने शुरू के दिन से कहा सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। अगर आज सीज फायर होता तो ये परिस्थिति आती नहीं। आज लोग कहते भाई आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, सस्ता तेल खरीद रहे हो। हम तो सीज फायर कहते थे। अगर सीज फायर पे दुनिया ने मान लिया होता, ना हमें रशियन तेल खरीदने की जरूरत पड़ती, सस्ता महंगा तेल होता ही नहीं, तेल जितने में चल रहा था उतने ही चलता। जी। पहली बात। अब यहाँ दूसरी चीज हो रही है फखर भाई, अभी चाइना ने हैज बाईपास्ड, चाइना ने पहले एग्रीमेंट किया था ईरान के साथ, आपको याद होगा, 500 बिल्कुल। बिलियन डॉलर का 10 साल का। जी, पर बिल्कुल। मैंने तब भी आपको प्रेडिक्ट किया था चाइना का एग्रीमेंट इज टॉयलेट पेपर, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो जब मर्जी हुँ। फ्लश में डाल के उसको निकाल देते हैं। ठीक है। अब अब खेल क्या हुआ? खेल ये हुआ कि चाइना को लगा रशिया दे रहा सस्ता तेल। 7.5 बिलियन डॉलर्स का तेल लिया उन्होंने रशिया से। तो यही तेल जो उनको चाइना से लेना था, यही तेल सॉरी इनको जो ईरान से लेना ईरान था, से। वो उन्होंने लिया रशिया से। तो पहले ईरान के लिए यहाँ खतरे की घंटी बजती है कि भाई आप इनके एग्रीमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते। जी। दूसरी बात, अब एक और चीज हुई है, जो तेल का आपने देखा फ्राइडे को 7% प्राइस गिर गया। इस फ्राइडे को बिल्कुल। 2 दिन पहले 7% प्राइस गिर गया। मेरा प्रोडिक्शन आपको था, मैंने कहा कि सऊदियों की कवायद है कि 1 जुलाई से 120, क्या वो चाहे तो 150 डॉलर पर बैरल ले जाएंगे। पर फखर भाई ये होगा नहीं। उस दिन हमारी लास्ट टाइम ये बात हुई थी, मैंने बिल्कुल प्रेडिक्ट याद है किया मुझे। था रशियन तेल इज गुड न्यूज फॉर वर्ल्ड, क्योंकि जितनी डिमांड गिरेगी उतना प्राइस गिरेगा। आपको बिल्कुल। भी सस्ता तेल मिलेगा, सबको मिलेगा। आज जी। तेल मैं देख रहा था करीब 160, 107, 108 डॉलर पर बैरल है। उम्मीद है ये और गिरेगा। अब इसका रिपल इफेक्ट क्या हो रहा है? रिपल इफेक्ट ये है, हमारे यहाँ और यूएस में अगर आप एक बेंचमार्किंग करें जी। तो $5 का गैलन मिलता है। इंटरनेट हमारे यहाँ तो लीटर बिकता है, जी, इंटरनेशनल जी, तो अपना बिल्कुल। गैलन होता है। गैलन मिलता है, तो बिल्कुल। $5 का गैलन है इंडिया में, $5 का गैलन है यूएसए में, जबकि यूएसए अपना तेल बहुत निकालता है, एक्सपोर्टर है। जी। दूसरी बात ये हो गई है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बताऊं, रशिया हैज सरपास सऊदी अरबिया इन द नंबर एज अ ऑयल सप्लायर टू चाइना। राइट। रशिया हैज सरपास सऊदी अरबिया एज अ ऑयल सप्लायर टू इंडिया। ये ओके। दो एनर्जी इंपोर्टर्स है जहां सऊदी अरब का मार्केट दोनों में नीचे गया है। जी, पॉइंट जी। नंबर 2। ओके। पॉइंट नंबर 3, यूएस में अगर हम यूएस की बात करें तो प्राइस की बात होगी। यूरोप की बात करें तो यही प्राइस फखर भाई $9 पर गैलन है, करीब करीब डबल है इंडिया और यूएस से। ओके। हालत ये है कि अब वहां तेल की रैशनिंग की बात हो रही है। हुँ। रशिया ने एक और बदमाशी क्या की, बदमाशी क्या, पॉलिटिकल मूव है, उन्होंने जो जी। गैसप्रॉम से गैस जाता था वो कर दिया कम। अब यहाँ एक चीज आप समझिए, 1/3 गैस और ऑयल जाता पाइपलाइन से, 2/3 जाता शिप्स से। जी। अब इन्होंने जो शिप्स में माइंस वाइंस इधर उधर लगा दी यूक्रेन ने, इधर उधर
रशिया भी आराम से बैठा, कह रहा मैं तेल ही नहीं बेचता। जो गैसप्रोम सबसे बड़ा सप्लायर है तेल गैस का पूरे यूरोप में, उसने गैस कर दिया कम। जर्मनी की 40% इंडस्ट्री चलती है रशियन गैस से, ये मैं आपको ओके, पहले भी बता चुका हूँ। ओके, बिल्कुल। जर्मनी में प्रोडक्शन हो गया कम। यूरोप का जो ग्रोथ रेट है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 1.5%। पहले वो 2 ढाई हुँ, परसेंट था, 1.5% उसको आईएमएफ ने रिड्यूस कर दिया। जो वर्ल्ड ओवर ग्रोथ रेट था हमारा, एक जी। उम्मीद थी 4.5% के ओवर एक एवरेज ग्रोथ आएगा, जी, जी। अब उसको 3% कर दिया। सो द वर्ल्ड ग्रोथ रेट ऑफ वर्ल्ड इज रिड्यूस टू 1.5%, जबकि इंडिया का अभी 8.5% है एज पर आईएमएफ। जी, जी। अब यूरोप में रिसेशन की कवायद आ रही है। ये जो अमेरिका और ये अमेरिका ने जो लड़ाई छिड़वाई ये रशिया यूक्रेन में, जी, जी। यूरोप इज ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन। यूरोप में जर्मनी कह रहा मैं पुराने कोयल जो बाबा आजम के जमाने के कोल फायर्ड गैस प्लांट थे, मैं उनको फिर चालू करूंगा, उनसे बिजली बनाऊंगा, क्योंकि बिजली के ब्लैकआउट की नौबत आ रही है। और फकर भाई भूलिए ओह! मत, अभी है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में यूरोप में होती है ठंड, तब उन्हें यस, चाहिए रशियन गैस। तो बिल्कुल। यूरोप में चलेगा कहाँ से? आप गैस कहाँ से लाओगे? हीटिंग उनकी सारी गैस बेस्ड है। ओके। तो यहाँ से पोलैंड और जर्मनी और स्लोवाकिया का स्टेट बनाया कल। वो कह रहे देखो भैया, हम तो साल के एंड में रशियन गैस कमजोर नहीं कर रहे। तो यूरोप में भी अब डिवीजन आ गया, बहुत क्लियर डिवीजन आ गया है। हुँ। इन्फ्लेशनरी प्रेशर हर कंट्री में पड़ गया। और एक बहुत खतरनाक और एक डरावना आंकड़ा ये, आउट ऑफ 193 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, 103 सर, 103 आउट ऑफ 193 हैव रिटन टू आईएमएफ फॉर बेल आउट। 103 मुल्क लिख चुके हैं आईएमएफ को बेल आउट के लिए। मैं आपको हुँ, पहले कह चुका, 22 मुल्क श्रीलंका की लाइन में लग चुके हैं। जी। 103 ने बेल आउट के लिए लिखा है। ओवरऑल वर्ल्ड का ग्रोथ forecast is reduced to from 4.5 to less than 3, 2.9, 2.83। अगले साल भी यही रहेगा। और ये सारा हुआ है रशिया यूक्रेन के लड़ाई से। और यहाँ क्या हो रहा है? रशिया करीब 150 बिलियन का तेल बेच चुका है। रशिया सऊदी एग्ज़ैक्टली, अरबिया को बाईपास कर चुका है दो बड़े मार्केट में, इंडिया में और चाइना में, एज ऑयल राइट। सप्लायर। और अभी जो बाइडेन साहब ने 1 बिलियन का हथियार और बेच दिया सर मैं यूक्रेन यही को। कहना चाह रहा हूँ कि मतलब यूरोपियंस क्या नासमझ है मुझे मतलब लगता तो नहीं है खैर ऐसा कि मतलब ऐसे नासमझ लोग तो नहीं हो सकते बिल्कुल भी कि वो इस बात को अभी तक नहीं समझे कि भाई यूक्रेन को समझाए कि यार आपने अपना भी बेड़ा गर्क करना तो सो कर दिया लेकिन हमें भी साथ में आपने लिटा के रख दिया और अमेरिका को भी वो कहते कि यार बस कर दो मतलब आप लोगों ने जंग करनी थी एक दूसरे को टेस्ट करना था ना अमेरिका और रशिया ने हो गया टेस्ट आपको उनका पता चल गया होगा उनको आपका पता चल गया होगा कि आप कितने पानी में और आप कितने पानी में लेकिन बिल्कुल वो सही। जिसे कहते हैं ना हाथियों की लड़ाई में हम जैसे लोग जो बेचारे हैं और कहते हैं वो सख्ती घास की आई होती है तो वो वाला हिसाब तो मतलब हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान में रहते हैं कहते जी खाने का तेल और घी खत्म हो रहा है आज कल वजीर आजम साहब को जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो मिले कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है सीरियसली 750 रुपए किलो से ऊपर हो चुका है तो बाकी चीजें तेल और गैस का भी ये कह रही जी यूक्रेन में जंग है तो हमारे पास नहीं है गंदम बहुत महंगी हो रही है आटा बहुत महंगा हो रहा है और मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि तो हमारी तो यहाँ चीखें निकली हुई है सर तो यकीनन लगता अब ऐसे कि यूरोपियंस की भी निकल रही होंगी क्योंकि कौन बर्दाश्त कर सकता है इतनी इन्फ्लेशन तो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता अब यहाँ एक और चीज मैं बताऊं, आज जी हमने एक और चीज देखी, आज मैं स्टडी कर रहा था। यूएस में फकर भाई ऑयल का प्राइस जो डिमांड है 6% गिर गई है यूएस में ओ भी। उन्हें भी उन 6% डिमांड गिर गई है। एक गुड न्यूज ये है, दो दो इसमें मिक्स न्यूज है। गुड न्यूज जी ये है जी कि सऊदी अरबिया वाले जो सोच रहे थे 120 $150 पर बैरल लेंगे, नहीं हम्म करेंगे। दुनिया ने मैसेज दिया ओपेक को, आप तेल का प्रोडक्शन बढ़ाओ। ओपेक इसलिए नहीं बढ़ाएगा, प्राइस गिरेगा। वो प्राइस गिराना चाहते नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं रहे। अब ट्रेड कैच 22, आप प्राइस नहीं बढ़ाओगे, रशियन तेल जो आपका मार्केट खाता जाएगा। जी मैं आपको एक साल पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, रशियन तेल अल्टीमेटली सऊदी अरबिया का मार्केट खाएगा। ये अब हकीकत बनती नजर आ रही है। ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन क्या हो रही, ईरान हो रहा परेशान। मैं यही आ रहा था कि ईरान को भी बेचा जा सकता है मार्केट हाँ, में लॉन्च किया जा सकता है उनको ईरान परेशान हो रहा है। ईरान कह रहा है ये सस्ता रशियन तेल बेच रहा, हम क्यों ना बेचे। मैं आपको एग्जैक्टली गारंटी दे रहा हूं, अगर ईरान का तेल मार्केट में आ गया, यही $70-80 बैरल आएगा। ओपेक परेशान, ओआईसी परेशान। ईरान अपना तेल बेचेगा, रशिया अपना तेल बेचेगा। सऊदी अरबिया को सोचना उन्होंने करना क्या है। लेकिन ये जो अमेरिका दुनिया में ये अलाउ कार्टेल बन गया करेगा ना उनको ईरान जी। को सर अलाउ करेगा अमेरिका जो बाइडेन साहब करेंगे क्योंकि उनके भी तो सऊदी अरेबिया के साथ बहुत सारी दुम पसी रहती है अक्सर असला बेचना ये वो करना उनको भी तो खुश रखना होता है उन्होंने नहीं, मैं आपको बताऊं सच्ची बात ये है। जी जी हाथ अब कमांड, फकर भाई सच्चाई ये है, मार्केट फोर्सेस के हाथ में, जो बाइडेन साहब के हाथ में नहीं है।
ओके। रशिया का तेल बिक रहा है, ईरान सोच रहा है मेरे पास तेल पड़ा मैं भी सस्ते में निकाल दूंगा, इंडिया तो ले सकता है, शायद चाइना भी, चाइना के साथ तो एग्रीमेंट है ही है, दो बड़े इंपोर्टर हैं। अब बिल्कुल। यूरोप में अच्छा हालत खराब हो रही है। सुमित जी, आप लोग अभी खरीद रहे हैं ईरान से ऑयल कि अभी नहीं आप फिलहाल लोग? फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं फिलहाल नहीं खरीद रहे, खरीद, अच्छा ठीक है, फिलहाल नहीं, ओके अभी प्लीज़। तो रशिया से खरीद रहे, ईरान जी, से जी, नहीं जी। खरीद रहे। ठीक है। अभी क्या है कि अब देखिए अब क्या हो गया, ऑयल का प्राइस भी नहीं रहेगा। अब मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्ट किया, मंडी बनेगी, जो जितना सस्ता बेचेगा, और एक दिन आप देख लेना, बहुत दूर नहीं है, विद इन 6 क्वार्टर्स, मतलब 3 महीने का क्वार्टर होगा, ऑयल में हुँ, रिवर्स ऑक्शन होगा। जो जितना सस्ता तेल बेचेगा वो निकलेगा, क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन ईवीज वीवीज वैसी दुनिया में बहुत आ हुँ। रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, तो तेल की जो इकोनॉमी है पूरी हिल गई है। अब डर क्या है, ये जो अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाए थे, इससे दुनिया में रिसेशन के कगार पे आ गया है। दूसरी बात, डॉक्टर जयशंकर साहब का आपको स्टेटमेंट याद होगा, बहुत मुफीद स्टेटमेंट उन्होंने दिया था यूरोपियंस को। व्हाई डू यू हाँ, थिंक यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड्स यस, प्रॉब्लम इज नॉट यूरोपियन प्रॉब्लम। भाई जब दुनिया में आप देखें, आपके 750 रुपए का तेल घी बिक रहा है, रॉ मटेरियल नहीं है, 2000 रुपए ढाई यस, हजार रुपए का 1 किलो मटन बिक रहा है, बिल्कुल, 450 रुपए का चावल, 450 रुपए का आटो, 250 रुपए का लीटर पेट्रोल, पर वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें बिल्कुल। अमेरिका के साथ खड़ा होना, उन्हें वो गैंगबाजी ग्रुपबाजी करनी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, व्यापार में न दीन न धर्म न मजहब देखना चाहिए, व्यापार व्यापार यस, की तरह होता है। पॉलिटिक्स एग्ज़ैक्टली। आप करिए बाकी मुद्दों पे, अगर आप व्यापार को पॉलिटिक्स में लाएंगे, तो इकोनॉमी को लाएंगे, तो यही चीजें होंगी। अभी क्या देखिए, हुँ, अभी अब मैं मजे की बात आपको एक और बात बताऊं, रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुँ, फकर भाई बढ़ रहा है, दुनिया भर तेल खरीद रही है उससे, लाइन लगी है तेल खरीदने की। और जो वीट की आपने बात की थी, एग्ज़ैक्टली। दुनिया को बचाने के लिए जितना वीट चाहिए सारा इंडिया में पड़ा है। डब्ल्यूटीओ ने उसमें पंगा डाल रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स ने पंगा डाल रखा है। अगर हमें वीट एक्सपोर्ट करनी नहीं देंगे, हम करेंगे नहीं। कितनी कंट्री ऐसे जहां वीट है ही नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल, बिना बिल्कुल। बिना आटे के होगा क्या? नहीं हो भाई सकता। आप मतलब यू कैन नॉट ईट ग्रास, यू कैन नॉट ईट मटन, आपको यस। आटा तो चाहिए ना, रोटी तो चाहिए ना, वो आएगी कहाँ रोटी से? डबल क्या रोटी पता, आपको चाहिए, ब्रेड एंड रोटी तो बटर। चाहिए ना, बिल्कुल, ब्रेड चाहिए, लॉफ चाहिए, जो मर्जी बोलो, बिल्कुल। फ्रेंच लॉफ बोल हाँ, दो, क्रोसांट बोल दो, वीट तो यस, चाहिए ना भाई, बिना वीट के एग्ज़ैक्टली, होगा क्या? अब पॉसिबल। यही चीज समझ नहीं आ रही। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, जी, यहाँ आपके खलीफा अर्दोगन साहब, जब वो पीछे कह रहे थे तीन चीजें, मुसलमान, कश्मीर और इस्लाम, मैंने कहा फखर भाई वॉच आउट, कुछ गड़बड़ है। लास्ट ईयर 53% इन्फ्लेशन थी, फखर भाई कल परसों मैं देख रहा था 73% इन्फ्लेशन है। आप पाकिस्तान में 30 की बात करो, टर्की में 73 है सर। ओह माय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गॉडनेस! इज 14 बिलियन विच इज नॉट गुड एनफ, एंड यस, करेंसी एक दिन में 24% की थी, 73% इन्फ्लेशन। और उनका इंटरेस्ट कहाँ है? कश्मीर, यासीन मलिक, इस्लाम, उमा, मतलब तुम अपने, आप यू आर डूइंग ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ इस्लाम। जब हुँ, आप फेल होने लगते हो, आप ये सब दो चार नाम लेके, क्या अर्दोगन ने बताया कि मेरे यहाँ 73% इन्फ्लेशन है? 73% हुँ, इज माइंड बॉगलिंग सर, 73%। एग्ज़ैक्टली, आई मीन, आई डोंट नो हाउ टू से इट, मतलब मैं समझ बिल्कुल। ही नहीं आ रहा हूँ। और हमारे यहाँ अभी इन्फ्लेशन यूरोप से कम है, हमारे यहाँ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इवन साउथ एशिया से भी कम है, तब भी लोग हमें गाली देते हैं, तब भी हाँ, इंडिया की अपोजिशन पार्टियां ये सब बोलती है। जब मैं उन्हें नंबर देता हूँ टीवी पे, उनके पास जवाब नहीं होता, वो बात अलग है। पर वही, आप जानते हैं, सियासत तो सियासत की तरह एग्ज़ैक्टली चलती है, पॉलिटिक्स तो वो सब पॉलिटिक्स। चलती है। अच्छा बट एक सुन बट जी, एक जी। डरावनी सिचुएशन ओवरऑल दुनिया में है, ये रशियन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट रुकना चाहिए, नहीं तो दुनिया में एक रिसेशन की संभावना, there's a strong possibility of world hitting recession sir। ओके लास्ट क्वेश्चन सुमित जी के मतलब इस रीजन में हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, अफगानिस्तान है, इवन रशिया भी चले इस रीजन में अगर कहा जाए तो चले, थोड़ा-सा करीब वाक़या है। क्या आपको नज़र आ रहा है कि मतलब अगर ये रिसेशन वाली बात क्योंकि आज से तकरीबन 10-15 साल पहले हमने ये चीज़ देखी थी, 2000 के जी आस-पास रिसेशन आया था, वो हमने देखा हुआ और वैसे तो 1930 वाला किताबों में हमें पढ़ाया गया, आपने भी पढ़ा होगा। जी जी लेकिन सर कि मतलब क्या करना चाहिए? क्योंकि अमेरिका का भी बगैर व्यापार के काम नहीं चलता, रशिया का भी नहीं चलता, ये बड़े मुल्क हैं, मैं चाइना का भी नहीं चलता, बाकी जितने हिंदुस्तान है, सऊदी अरब की ममालिक हैं, जो भी है, अगर व्यापार नहीं है तो खाएँगे क्या? तो क्या ये इसकी वजह से मतलब रोकेंगे नहीं इस चीज़ को जो रिसेशन की आप बात करें? क्योंकि कहा जा रहा है बिल्कुल और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि ये दुनिया उस तरफ जा रही है। देखिए फखर भाई, अभी हमें सोचना क्या है, सोचना ये है, देखिए एक, मैं आपको एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग से निकल गई, चाइना के पास कितना ऑयल रिजर्व है कुछ नहीं पता, पर मेरा आइडिया, जो मेरा कैलकुलेशन कहता है, 8 से 10% कम है लास्ट ईयर से, अच्छा, इसीलिए वो रशिया का तेल खरीद रहा है। चाइना ठीक की है। इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जीरो कोविड अब भी चल रहा है,
ओके, जीरो कोविड पॉलिसी अब भी चल रही, विच इज नॉट सस्टेनेबल। व्हिच इज़ नॉट अच्छा, अब ये क्या हो रहा है ना, जब आप इकोनॉमी को एज पॉलिटिकल टूल यूज करोगे, डिजास्टर इज बाउंड टू जी, हैपन। अगर आप कम्युनिस्ट हो तो आप कम्युनिस्ट विचारधारा अपने कंट्री में चलाइए, आप इस्लामिक हुँ, रिपब्लिक को इस्लाम के हिसाब से अपनी कंट्री चलाइए, आप सेकुलर रिपब्लिक को आप सेकुलरिज्म से अपनी कंट्री चलाइए। जब आप जी, इकोनॉमी को पोलिटिसाइज करते हो, वेपनाइज करते हो, इसकी कवायद चाइना ने शुरू की थी। सबसे ओके, पहले इसकी कवायद चाइना ने शुरू की थी। मेरे को हमेशा डर लगता था, मैं तो 2019 में प्रेडिक्ट कर चुका था एंड में, कि जी, जी, चाइना कैन ब्रिंग डूम्सडे टू द वर्ल्ड। अगर इसे ऐसे में चाइना की इकोनॉमी में कुछ 19-20 होता है तो क्या किया जाए। अभी भी वर्ल्ड में 3 ही पोल है फखर भाई, एक है यूनाइटेड स्टेट्स, एक है इंडिया, एक है चाइना। एवरीबॉडी हैज टू अलाइन टू ईदर 3। मैं अब भी बोलूंगा डेमोक्रेसीज को साथ आना चाहिए, मोर कंट्री शुड बिकम सेकुलर, सेकुलर बनिए, डेमोक्रेसी को प्रमोट कीजिए, साथ आइए। मजहब में, मतलब बिजनेस में ये मजहब को मत लाइए, बिजनेस में पॉलिटिक्स को मत लाइए। बिजनेस अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, आपका इलेक्शन अलग मुद्दों पर लड़ा जाएगा। एक दुनिया में एक मतलब इकोनॉमी को लेके ना आप एक उसका पोलिटिसाइजेशन मत कीजिए। जैसे ये चाइना ने 50 कंट्री को जो डेट ट्रैप में फंसा रखा है, ये जो 20 की लिस्ट है उसी में से तो है। ये जो 103 कंट्री आपकी हुँ, बेल आउट की बात करी, इनका तार सीधा चाइना से जुड़ता है। ये जो तानाशाह हुकूमत है जी जिनपिंग की, ये मैं बिला खौफ बिना उसके कह रहा हूँ, ये आदमी कैन बिकम अ थ्रेट टू द वर्ल्ड स्टेबिलिटी। हुँ, जब भी हम एनालिसिस करेंगे फखर भाई, आज 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, आप देखेंगे जी, तार वहां जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं तार वहां जुड़ेंगे। क्योंकि ये जो दुनिया में हालत हुई है, दुनिया के मार्केटों को खराब करना। भाई मैं 2 रुपए में गिलास तुम्हारे मार्केट पाकिस्तान में बेच रहा हूँ, बनता 8 रुपए का है, मैं 6 रुपए हाँ। सब्सिडी दे रहा हूँ अपनी कंपनी को, जो पाकिस्तान की मार्केट तबाह कर 2 रुपए में बेच। अल्टीमेटली 2 रुपए में कोई गिलास बनती नहीं है, क्योंकि वो आएगी कब, शिपिंग कब होगी, मैं 6 रुपए उसको सब्सिडाइज दे बिल रहा हूँ। मैंने 50 ट्रिलियन का डेट खड़ा कर दिया, 1 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग कॉस्ट कटी कर दी। मतलब मैं सोच रहा हूँ यार, अब तलवार के दम पे दुनिया तो जीती नहीं जा सकती, अब मैं डॉलर के दम पे दुनिया जीतूंगा। बिल्कुल, मैं आज बता रहा एग्ज़ैक्टली। हूँ, ना तलवार के दम पे ना डॉलर के दम पे दुनिया नहीं जीत सकते। दुनिया जीत सकते हो प्यार, मोहब्बत और इंसानियत से। अगर ये आदमी एब्सोल्युटली। समझ जाए, दुनिया में बहुत सी मुसीबतें खत्म हो जाए सर। बहुत ज़बरदस्त बात की सुमित जी कि अब दुनिया को मेरे ख़्याल सोचना पड़ेगा और शायद इन चीज़ों से निकलना भी पड़ेगा, जो कुछ रशिया कर रहा है या अमेरिका कर रहा है या बाकी बड़ी ताकतें दुनिया की कर रही है, उसका अल्टीमेटली नुकसान शायद उनका कारोबार तो चलता होगा, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, क्योंकि वेपन ग़ालिबन ऑयल से भी बड़ी मार्केट है इस चीज़ की। बिलियन और ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की मतलब ये कारोबार व्यापार होता है। लेकिन अगर हम लोग रहेंगे तो फिर इनका व्यापार चलता रहेगा। क्योंकि करेक्ट। वो वेपन तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल भी होना है ना, वो मतलब अलमारियों में तो रखने वाली चीज़ है नहीं, ये जो वेपन बेचते हैं, वो तो इस्तेमाल होना है। तो मेरे ख़्याल जितनी भी बड़ी ताकतें हैं, उनको सोचना चाहिए और थोड़ा-सा बस कर दें, बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं दुनिया भर में करेक्ट। पिछले और मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकंड और इसके अलावा भी बहुत सारी जंगें हो गई हैं। अब एंड होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन अल्लाह करे कि कारोबार चलता रहे दुनिया का, वेपन का ना चलता रहे, बाकी व्यापार चलता रहे। सुमित जी बहुत शुक्रिया आपके सर, टाइम का, थैंक यू। जी, जी, प्लीज़। सर हमें लास्ट चीज कहूंगा, आज दुनिया में मैं बताऊं, जो अभी मैं पूरा, देखिए मैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हर चीज को एनालाइज करता हूँ, जी, जी, मतलब मोर देन प्लीज़। पॉलिटिकल और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी। अगर आज हमें दुनिया को रिसेशन में जाने से रोकना है, पहली चीज हमें रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर इमीडिएट मांगना चाहिए हर एक को। ये जो यूरोपियन ग्रुप बना के बैठे ना अमेरिका के पीछे, हाँ, इन बिल्कुल। सबको बोलना चाहिए सीज फायर, पहली बात। दूसरी बात, वी हैव टू रियली रियली वॉच व्हाट चाइना इज अप टू। ये दो चीजें मैं समरी में बोलूंगा। अगर हमने ये दो चीजों पे कवर कर लिया, वी कैन अवॉइड रिसेशन। नहीं कर लिया, देन गॉड सेव अस। ओके, बहुत शुक्रिया सुमित जी, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।